वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज की वीडियो होने वाली है AWES वर्सेस एयरफोर्स स्कूल वैकेंसीज के बारे में। यस गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी और दोनों ही जो स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा जो बोलते हैं कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराती है वो एक तरीके का स्कैम है। तो क्या यह बात सच है या नहीं, इसके बारे में आज मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम वन बाय वन दोनों ही स्कूल्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो मुझे एकदम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, लास्ट ईयर मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल दोनों ही जगह एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, उन दोनों के बेसिस पे मैं ये वीडियो बताने वाली हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, क्या नेगेटिव चीज़ें थी। तो आप इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस पर आप भरोसा कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में, तो इस स्कूल के जो रिक्रूटमेंट होती है वो AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे हम OST एग्ज़ाम बोलते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका नवंबर में हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद स्टेट लेवल पे या फिर हम कहें क्लस्टर लेवल पे स्कूल्स में वैकेंसी आती है और आप फिर उसमें ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। इससे पहले क्या था, हम लोग इसमें 100 रुपीज़ का DD बनवाते थे। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्लस्टर लेवल पे, दिल्ली रीजन पे 3 स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं एंड आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। इन तीनों ही स्कूल की जो रिक्रूटमेंट है वो एक साथ होती थी। इसका हेडक्वार्टर शंकर विहार में है, तो जो इंटरव्यू प्रोसेस होता था वो भी आपका आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में होता था। तीनों ही स्कूल के लिए आपको 100 रुपीज़ का DD देना होता था। बट इस साल इन्होंने क्या किया है, सेपरेटली वैकेंसीज निकाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चेक किया होगा तो रिसेंटली आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं ने अपनी अलग से वैकेंसीज निकाली थी और उसके लिए आपसे 250 रुपीज़ की DD मांगी थी। अब मान लीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं ने अलग से 250 रुपीज़ लिए हैं, उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट भी अपनी वैकेंसीज निकालेगी एंड अगेन आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार भी अपनी वैकेंसीज निकालेगी। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे पहले तीनों स्कूल एक साथ रिक्रूटमेंट करते थे और तीनों के लिए आपको 100 रुपीज़ ही देने पड़ते थे इंटरव्यू के लिए, वहीं पे अब तीनों स्कूल अलग अलग 250 रुपीज़ मांगते हैं। और अगर आपका OST क्लियर है या नहीं भी है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं CTET के बेसिस पे। क्या प्रोसेस होता है वो मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एयरफोर्स स्कूल की बात करूं तो वहाँ पे लास्ट ईयर जो मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने 350 रुपीज़ का DD मांगा था तीनों स्कूल्स के लिए। एयरफोर्स स्कूल्स की भी दिल्ली में 3 ब्रांच हैं, 3 स्कूल्स हैं, उन तीनों के लिए ही कंबाइन उन्होंने 350 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट मांगा था। और सेम प्रोसेस है, ऑफलाइन इसकी वैकेंसीज आती है न्यूज़पेपर में, आप उसको चेकआउट करके और बाय पोस्ट आपको एप्लीकेशन अपनी भेजनी होती है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है जो सबमिटिव भी होता है और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप भी मिल जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपका अच्छा होता है, ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इजी होता है और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई बहुत आराम से हो जाएगा। और एयरफोर्स स्कूल रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकालती है, तो आपको 6 महीने 4 महीने में इनकी वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप जब अप्लाई करते हैं, अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन मिलता है, आपको बुलाया जाता है, प्रॉपर उनका एडमिट कार्ड आता है और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल लोधी गार्डन में जो है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन पेन पेपर एग्ज़ाम होता है, जैसे हम स्कूल्स में दिया करते थे। क्वेश्चन पेपर अलग आता है और आंसर शीट अलग आती है, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वो आपको पर्सनली नहीं बुलाएंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल आपको प्रॉपर पर्सनली मेल करके पूरी डिटेल्स भेजता है कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, इस जगह पे है और इस टाइम स्लॉट में है, वो आपको प्रॉपर मेल करते हैं। बट
एयरफोर्स स्कूल जो है वो आपको मेल नहीं करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता है। वो एक कंबाइन अपनी वेबसाइट पे एक पेज शेयर करते हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है और आपको इस डेट पे इस स्कूल पे पहुंचना है। इस तरीके का इनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही स्कूल्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक सेपरेट रूम होता है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का होता है जिसमें राउंड टेबल होती है। तीनों स्कूल्स के प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और आर्मी के कमांडर होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। बेसिकली जो आर्मी के चीफ कमांडर होते हैं वो उस पूरी मीटिंग के हेड होते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें होती हैं और वही आपको जज करते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं, आपके सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको सिलेक्शन देते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एयरफोर्स स्कूल के इंटरव्यू पैनल की, तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू पैनल से कंपैरिजन वाइज थोड़ा सा छोटा होता है। उसमें नंबर ऑफ पीपल्स छोटे होते हैं और वो अरेंज किया जाता है, वो रूम जो होता है वहाँ पे टेबल लगा के उसको सेटअप किया जाता है। बट आर्मी पब्लिक स्कूल में वो प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी जो स्कूल की कंबाइंड जो मीटिंग्स होती होंगी बड़े लेवल पे, वो भी शायद वो उसी रूम में कंडक्ट करते होंगे। वो जो रूम का ऑरा था वो उसी तरीके का होता है, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, वहाँ पे जाके थोड़ा सा हिचकिचाहट होती ही है। बट एयरफोर्स स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। वो जस्ट एक नॉर्मल रूम था, नॉर्मल लोग थे, इतना ज़्यादा मुझे नर्वसनेस वहाँ पे नहीं हो रही थी। मे बी बिकॉज मुझे पहले से एक्सपीरियंस था, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के बहुत सारे स्कूल्स में इंटरव्यू दे चुकी थी, तो उस टाइम तक जो मेरी नर्वसनेस थी वो ख़त्म हो चुकी थी और मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप था, तो इस वजह से भी आप कह सकते हो। बट वहाँ पे जो उस पैनल का हेड होता है वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अपना सजेशन कमांडर के साथ शेयर कर सकते हैं। दोनों ही स्कूल के इंटरव्यू पैनल में कमांडर्स होते हैं, तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो इंटरव्यू होता है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, 10 से 15 मिनट इनफ होता है, जिसमें वो आपकी पर्सनालिटी, आपके सब्जेक्ट नॉलेज प्लस आपका डेमो भी डिपेंड करता है कि उनका आपके अंदर इंटरेस्ट कितना है। अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको 2 मिनट में ही आपका इंटरव्यू ओवर कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उनको आप में इंटरेस्ट दिखेगा, तो वो आपको लंबे टाइम तक भी कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के मेन पार्ट की एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो शायद आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ये वैकेंसीज, क्या ये रिक्रूटमेंट एक तरीके का फ्रॉड है या ये एक स्कैम है। तो मैं कहूँगी यस गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कैम है। क्यों मैंने ऐसा बोला वो भी मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट वाइज बताऊंगी। उसके बाद ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये वाकई में स्कैम है, क्या ये कैंडिडेट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर नहीं, इट्स नॉर्मल, ये आपको डिसाइड करना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये एक तरीके का स्कैम है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम सभी को इक्वल मानते हैं, सभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है हम उसको सीट देंगे, उसको हम जॉब देंगे और उसी का सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और फिर मतलब मान लीजिए अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से केवल 50% बच्चे ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 30% बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। इंटरव्यू में पहुँचने के बाद ये बोलते हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको हम सिलेक्शन देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, आपने भी ऐसा सुना होगा कि इन जो फोर्स की स्कूल होती हैं, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो या एयरफोर्स स्कूल हो या कोई भी अदर फोर्स की स्कूल हो, आपने भी सुना होगा कि इन स्कूल्स में केवल आर्मी बैकग्राउंड या फिर उस पर्टिकुलर फोर्स से जिनका बैकग्राउंड है सिर्फ उन्हीं को वो प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ जब हम वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो एक्सपीरियंस में, एज में मुझसे बहुत बड़े थे और जिनका मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। लाइक वहाँ पे 40 इयर्स का जिनके पास एक्सपीरियंस था। लिटरली आप सोचेंगे कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, बट नहीं। जब मैं एयरफोर्स स्कूल में गई थी तो वहाँ पे भी एक मैम थी जिनको 28 ईयर का एक्सपीरियंस था। एंड आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में एक मैम थी जो साउथ की थी और उन्हें 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था। ये देख के मुझे खुद को हैरानी हुई कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन्हें एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक सीट के लिए। तो ये चीज़ें मैटर करती है वहाँ पे। और जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे जो सारे कैंडिडेट्स थे वो आर्मी वाइफ्स थी या उनके फादर आर्मी में थे, तो इस चीज़ का बहुत उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था और हमें एकदम अलग ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा था।
और मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके कंपैरिजन में मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने उतने ध्यान से नहीं लिया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने मुझ में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर में जब मैं गई थी तो वहाँ पे एक मैम थी जो आई थिंक आर्मी के किसी बड़े ऑफिसर की वाइफ थी। आई थिंक उनकी जो आर्मी जीप होती है वो उनसे आई थी। एक पर्सनल उनका असिस्टेंट था जो उनका ध्यान रख रहा था, उनके लिए खाने की चीज़ें एंड सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रख रहा था। उनका जो इंटरव्यू था वो भी काफ़ी लंबा चला, क्योंकि ऐसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनका टाइम फिक्स होता है कि आपको एक कैंडिडेट के लिए 15 मिनट या 20 मिनट रखना है, पर नहीं, उन मैम के लिए बहुत ही लंबा टाइम उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत लेट हुआ। बट वो बात नहीं है। बात यह है कि उन्हें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमारे लिए सभी कैंडिडेट सेम है तो यस, उन्हें फिर सभी कैंडिडेट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो कि नहीं था रियलिटी में। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ जो इन दोनों की वैकेंसीज होती हैं वो रेगुलर टीचर्स यानी कि परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी अलग आती है और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी अलग आती है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 साल के लिए होता है, और एयरफोर्स स्कूल में जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल के लिए होता है। अब अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट जो टीचर ऑलरेडी उसी स्कूल में वर्किंग है बट उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, तो वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए दोबारा से उसी सेम स्कूल में इंटरव्यू देता है। और ऑब्वियसली क्योंकि वो उसी स्कूल में वर्किंग है तो वो उन्हें पहले से जानते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटी होती है, वो क्या चीज़ डिमांड करते हैं आपसे, वो एक इंटरव्यू जो दे रहा है उस कैंडिडेट में वो क्या देख रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है स्कूल का, स्टाफ का, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उससे वो दिखता है और वो उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो उनका होता है कि वो उनको प्रायोरिटी देते हैं जिनका आर्मी बैकग्राउंड होता है। सेकंड, वो उनको प्रायोरिटी देते हैं, उन टीचर्स को प्रायोरिटी देते हैं जो ऑलरेडी उनके स्कूल में या किसी और सेम फोर्स के स्कूल में वर्किंग हो, उनको वो प्रायोरिटी देते हैं। मुझे लगा था कि आर्मी पब्लिक स्कूल एक बहुत ही अच्छी स्कूल है और एयरफोर्स स्कूल भी बहुत अच्छी है, जो कि है भी, बट रियलिटी कुछ और थी। मैंने बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में इंटरव्यू दिया था, एयरफोर्स स्कूल में भी दिया था, बट ये चीज़ इन दोनों में ही सेम है। इन्होंने फर्स्ट थिंग अपने डीडी का जो अमाउंट था वो इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। सेकंड थिंग, अगर इन्होंने प्राइस बढ़ाया भी है तो बच्चे आपके पास बहुत उम्मीद लेके आते हैं कि हाँ हमें सिलेक्शन मिलेगा, एक अच्छे स्कूल में हमें काम करने का मौका मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। वो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं मेरे जैसे और हो सकता है आपके जैसे, तो वो उन्हें सिलेक्शन नहीं देते हैं। बट येस, आप इससे डीमोटिवेट ना हो, मैंने बस आपको रियलिटी बताया है। मेरा उद्देश्य आपको निराश करना नहीं था या आपको डीमोटिवेट करना नहीं था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देख के आप फॉर्म बिल्कुल ना भरें, आप एक कोशिश करें, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ उम्मीद की एक किरण भी काफ़ी है। तो आपको भी कोशिश करनी है, फॉर्म आप ज़रूर भरें, इंटरव्यू दें। आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहा, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो यस, आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैंने बस जो चीज़ें थी जो मैंने खुद ने फील करी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि मेरा काम भी है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने इस चैनल पे सिर्फ ऑथेंटिक और एक्सपीरियंस चीज़ें ही शेयर करती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। सो अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस था, एकदम सच्ची सच्ची बात मैंने आपके सामने रख दी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये एक स्कैम था या नहीं था। यूट्यूब पे लोग क्लिकबिट थंबनेल्स बनाते हैं, व्यूज़ लेने के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा झूठ भी बोल देते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं अपनी ऑडियंस को ट्रू जो चीज़ होती है एकदम वही ऑथेंटिक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैंने किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ येस, डू लाइक दिस वीडियो एंड यार सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई और डाउट है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या फिर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जा सकती है तो मैं किसी भी ज़रिए से आप तक उसका रिप्लाई ज़रूर पहुँचाऊँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड येस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।